जी। तो सब तरफ सोने की चर्चा है, शेयरों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। तो कैसे आपको लगा कि अभी ये इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा माध्यम बनने जा रहा है? सोना तो हमेशा से ही निवेश का एक बड़ा माध्यम रहा ही है, और हम देख रहे हैं कि जो कोविड का समय आया था 2019-20 में, उसके बाद से तो दुनिया भर का जो रुझान है वो सेफ हेवन असेट की तरफ बढ़ा ही है और लगातार बढ़ रहा है। तो सोना अभी हम देखें तो पिछले 10 सालों में लगातार 10% से ज्यादा के सीएजीआर रिटर्न दे रहा है। और पिछले 2 वर्षों में तो सोने के रिटर्न ने इक्विटी के रिटर्न को भी बीट किया है। तो ये हमेशा से ही एक प्रेफर्ड निवेश का माध्यम रहा है और आगे भी रहेगा। तो अभी हालांकि काफी उसमें कारण पुराने भी हैं, लेकिन इसको नए टच में कैसे आप बताना चाहेंगे कि बेसिक क्या कारण है, फंडामेंटल और टेक्निकल, जिसकी वजह से भाव ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा सकते हैं? नहीं, मेजर तो कारण फंडामेंटल ही रहते हैं, और टेक्निकल चार्ट जो है फंडामेंटल के बेसिस पे ही शेप अप होते हैं। तो फंडामेंटल में पिछले जो 3-4 सालों में जो बड़े बदलाव आए हैं, उसमें सबसे बड़ा बदलाव तो जो दुनिया भर के ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो सबसे बड़ा कारण है। और वो कारण भी इसलिए बना है कि जब यहाँ पे दुनिया भर के देशों में जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तो उसके चलते दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने डॉलर के रिजर्व्स को लगातार कम कर रहे हैं और सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से लगातार जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया भर में बने हुए हैं। चाहे वो इसराइल हमास हो, या रशिया यूक्रेन हो, या अभी लेटेस्ट में हम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और चाइना और ताइवान के बीच में भी जो है असंतोष की खबरें आ रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जितना ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है बढ़ेगा, तो वो भी एक सेफ हेवन एसेट को सपोर्ट करता है। तीसरा, यहाँ पे जो आईएमएफ की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो ग्लोबल पब्लिक डेट है वो अगले 3 वर्षों में ग्लोबल जीडीपी का 115% तक पहुंच सकता है। जो कि एक काफी एक अलार्मिंग बेल हम कह सकते हैं कि जो पुराने अनुमान थे वो ग्लोबल जो जीडीपी के 90% तक के थे, 90% तक के, वो आईएमएफ ने बढ़ा के 115% कर दिए हैं। तो पिछले अनुमान से लगभग 25 से 30% की वृद्धि जो है पब्लिक ग्लोबल डेट में होना आईएमएफ की तरफ से बताया गया है, और एक ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि सोने में जो है बाइंग का रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये 3-4 बड़े कारण हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में एक जो ट्रेंड है वो काफी फर्म होता हुआ नजर आया है। और आगे भी लग रहा है कि अब अभी अगले 2-3 वर्षों तक ये ट्रेंड जो है बरकरार रह सकता है। अभी आज मैं थोड़े आपसे इसके सोने के बारे में, जो रिस्क है उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। जो सोना खरीदने का रिस्क है, जोखिम है, जैसे कि इसमें प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, नो इनकम जनरेशन है, स्टोरेज और इंश्योरेंस कॉस्ट हैं। ये 3 पॉइंट है जैसे। तो अब क्या ऐसे? नहीं, इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हर असेट क्लास में होती है। आप कोई भी असेट में जब निवेश करते हैं तो छोटी अवधि में वहां पे उठापटक होती है, उसके चलते हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको नकारात्मक रिटर्न भी देखने को मिले। लेकिन लंबी अवधि में जो सोने का नेचर रहा है, उसने लंबी अवधि में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही निवेशकों को बना करके दिए हैं। तो ऐसा कोई जोखिम सोने के निवेश में नहीं है। हाँ, जहां तक यहाँ पे इसका होल्डिंग जो है कॉस्ट और वो अगर हम बात करें, तो फिजिकल में अगर आप सोना खरीदते हैं तो उसका होल्डिंग कॉस्ट आपको देना पड़ता है। अगर आप वॉल्ट में रखते हैं तो उसका रेंट लगता है, इंश्योरेंस का खर्चा आता है, तो ये कुछ खर्चे लगते हैं। लेकिन आजकल यहाँ पे सोने में निवेश के और भी कुछ जो माध्यम है, तो उसके चलते आप अपने कॉस्ट को जो है कम कर सकते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ है, डिजिटल गोल्ड है, तो वहां पे आपके होल्डिंग, इंश्योरेंस और ये सारे खर्चे जो है बच जाते हैं। वहीं भारत सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करें तो वहां पे आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, और मैच्योरिटी पे जो आपके कैपिटल गेन्स है वो टैक्स फ्री होते हैं। तो अब जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न हुआ करता था निवेश का, वो काफी बदला है समय के साथ सोने में। और यहाँ पे वो जो है, अगर हम जोखिम की बात करें तो लंबी अवधि में सोने के निवेश में कोई ऐसी जोखिम होती नहीं है, और लंबी अवधि में यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स ही सोने ने जो है बना करके दिए। दूसरा ये कहते हैं कि काउंटर पार्टी रिस्क रहते हैं। इफ यू स्टोर गोल्ड विद अ थर्ड पार्टी, there is that the storage provider might
फेल टू सेफ गार्ड योर एसेट्स, मार्केट नहीं, ऐसा सेंटिमेंट। नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी दो तीन चीजें हैं कि जब आप अगर कोई माल को आजकल तो यहाँ पे इवन जो वॉल्ट है वो भी जो गवर्नमेंट की जो वेयर हाउसिंग रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे जोखिम जो है वो न्यूनतम हो जाता है। दूसरा, अगर आप बैंक के कोई लॉकर में गोल्ड को रखते हो तो वहाँ पे भी बैंक की जो है जवाबदारी रहती है। तीसरा, अगर आप डीमेट अकाउंट में अगर ईटीएफ के माध्यम से या म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वहां पे भी आपकी जो है प्रोटेक्शन रहती है। अगर आप डीमेट अकाउंट में लेते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिटरी जो है आपका कस्टोडियन होता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में लेते हैं तो वहां पे सेबी जो है वो उसकी पूरी निगरानी होती है। दूसरा, यहाँ पे अगर भारत सरकार के बॉन्ड लेते हैं तो वहां पे भारत सरकार की गारंटी होती है। तो यहाँ पे जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो उसका इन्वॉल्वमेंट उसी केस में रहता है कि जब आपने कोई जो प्रचलित माध्यम है उसके द्वारा आपने कोई व्यापार ना करके अगर अप्रचलित माध्यम से कोई व्यापार किया है तो वहां पे काउंटर पार्टी रिस्क की जोखिम होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रचलित जो तरीके हैं और जो भारत सरकार, रिजर्व बैंक और सेबी के द्वारा सुझाए गए तरीके हैं, उन तरीकों के माध्यम से अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो वहां पे काउंटर पार्टी का रिस्क जो है मिनिमम होता है। अब इसमें कहते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इसकी चॉइस कम हो जाएगी, एट्रैक्शन इसकी कम हो जाएगी, तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा। नहीं, देखिए, अभी अगर मैं आपको पिछले 4-5 वर्षों की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट पीक पे थे और इन्फ्लेशन भी पीक पे था, बावजूद उसके सोने ने डबल डिजिट रिटर्न बना करके दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुराने जो तथ्य है वो थोड़े डिसअपियर होते हुए नजर आए हैं समय के साथ। क्योंकि मार्केट इन सब चीजों के होने के बाद भी जो है यहाँ पे बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है। अगर मैं वर्तमान परिदृश्य की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स अभी यहाँ लगभग 3 महीने के उच्च स्तर पर जो है बना हुआ है। और ब्याज दरों में अभी जस्ट कटौती की शुरुआत ही हुई है। इन्फ्लेशन भी अभी ऊपरी लेवल से कुछ ही ईज हुए हैं, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतें लाइफ टाइम हाई के स्तर के ऊपर बनी हुई है। तो हाँ, कुछ हद तक हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो सोने की कीमतों में गिरावट का एक कारण हो सकता है, लेकिन उसके साथ में और भी बाकी काफी सारे जो कारक होते हैं वो भी कीमतों को यहाँ पे ड्राइव करते हैं। ये सेंट्रल बैंक की बोले बड़ी भारी डिमांड है और रेगुलर डिमांड आ रही है। बिल्कुल, जैसे शो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो दुनिया भर के जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो लगातार अपने डॉलर के रिजर्व्स को कम कर रहे हैं और वो सोने में अपनी बाइंग को लगातार जो है बढ़ा रहे हैं। तो वो एक बड़ा कारण है कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक का जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसके चलते सोने में जो है बाइंग बनी हुई है और आगे भी बनी रही। अभी डॉलर के सामने येन भी गिरा है, चाइनीज का भी गिरा है, इंडिया का भी गिरा है करेंसी। तो उससे क्या बिल्कुल, लगता इसी है? के चलते हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो लगभग 3 महीने के उच्च स्तर पर बना हुआ है। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में मजबूती है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये माना जाता है कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती है तो सोने में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बावजूद हम यहाँ देख रहे हैं कि सोने में मजबूती बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो फियर है मार्केट में, जो रिस्कियर असेट्स में, वो ज्यादा है। और उसी के चलते जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं रिस्कियर असेट्स की तरफ से निकलकर वो सेफ हेवन असेट्स में जा रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बावजूद हम सोने में भी बढ़त यहाँ पे देख रहे हैं। इसके मतलब सीधे उनको डॉलर में विश्वास कम हो रहा है। बिल्कुल, ग्रेजुअली यहाँ पे डॉलर में निवेश कम हो रहा है और सोने की तरफ जो है रुझान बढ़ रहा है। और सेफ हेवन में और क्या आप डालते हैं गोल्ड के अलावा? हाँ, सेफ हेवन में यहाँ पे अगर मैं प्रेशियस मेटल की बात करूँ तो सोना है। अभी कुछ हद तक चांदी में भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है ग्रेजुअली, और इन्वेस्टमेंट डिमांड चांदी की लगातार बढ़ रही है। बाकी तो फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड जो है वो सेफ हेवन असेट के तौर पे जाने जाते हैं। तो वहाँ भी लोग निवेश करते हैं, पर रिटर्न के लिहाज से वहाँ पे जो रिटर्न है वो कंपेरेटिवली कम होते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क रहता है, लेकिन रिवार्ड भी जो है निवेशकों को मिलता है। इसलिए लोग यहाँ पे स्पेशली जो है अभी सोने और चांदी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, म्यूचुअल फंड कैसे ऑपरेट करते हैं गोल्ड गोल्ड को? म्यूचुअल फंड का प्रोसेस नॉर्मली जो दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं उसी तरह से होता है। जो एएमसी होती है वो जो भी जो निवेशकों से पैसा कलेक्ट करती है उसके इक्विवेलेंट जो है वो गोल्ड में अपनी पोजीशन को जो है वहां पे बना करके रखती है।
और जैसे जैसे उनका इनफ्लो होता है उस हिसाब से वहां पे पोजीशन उनकी अंडरलाइंग में होती है, और रिडम्पशन आता है तो वहां से वो रिडीम करते हैं। तो एट टेंडम हम कह सकते हैं कि जो गोल्ड के प्राइजेस के हिसाब से म्यूचुअल फंड के जो एनएवीज है वो भी मूव करते हैं, और वहां पे उनका अंडरलाइंग में वो अलोकेशन जो है अकॉर्डिंगली रखते हैं। वहाँ कोई डिविडेंड तो है नहीं, और उसमें म्यूचुअल फंड में क्या, गोल्ड में रोज नहीं तो न्यूज तो ऐसे आनी नहीं है इतनी इम्पैक्ट वाली, कि रोज उसको नहीं पोर्टफोलियो नहीं, आजकल तो यहाँ पे काफी काफी न्यूज ड्रिवन जो है मार्केट है, और हम देख रहे हैं कि जो दूसरे जो कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट है, बराबर की यहाँ पे वोलेटिलिटी इवन सोने चांदी में भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, डिविडेंड यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो अंडरलाइंग है वो एक हार्डकोर असेट है, तो उसके चलते यहाँ पे डिविडेंड नहीं होता है, लेकिन जो वैल्यू का जो अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है उसके हिसाब से एनएवी के मूवमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक दूसरा हम ऐसे देते हैं एग्जांपल की, इसकी प्रोडक्शन कास्ट क्या पड़ती है, या खान से निकाल के और टेबल तक सोना लाने में, और उसके सामने जो वो सोने को डिपेंड करता बिकेगा है, अलग उसमें जो अलग वेरिएशन रहता अलग है। अलग 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 देशों के हिसाब से अलग अलग है। तो वहाँ पे नॉर्मली कोई मानता है कि $1400 है, $1500 है, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद रिफाइनिंग की कॉस्ट है, टैक्सेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारे खर्चे भी जुड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है, जब हम देखते हैं कि जब फिजिकल डिमांड ज़्यादा रहती है तो यहाँ पे डिलीवरी का प्रीमियम भी चलता है, तो वो सारी चीजें के हिसाब से जो है तय होता है। और नॉर्मली 1400-1500 डॉलर के आसपास यहाँ पे माइनिंग कॉस्ट मानी जाती है, उसके बाद रिफाइनिंग और वो सारे खर्चे अलग होते हैं। अच्छा, अभी देश के विभिन्न भागों में अलग अलग रेट क्यों रहते हैं गोल्ड के? नहीं, यहाँ पे जब से भारत सरकार ने हॉलमार्किंग को जरूरी किया है तब से हम देखें तो जो हॉलमार्किंग जो 22 कैरेट का गोल्ड है, ऑलमोस्ट वहाँ पे जो भाव है वो पूरे देश में एक जैसे ही होते हैं। और अभी तो भारत सरकार यहाँ पे एक देश एक रेट की पॉलिसी भी लेकर के आने वाली है। हाँ, कुछ समय हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे जो रेट थोड़े कम हो सकते हैं, उसके पीछे यहाँ पे जो फिजिकल में डिमांड रहती है उसके चलते थोड़ा प्रीमियम का डिफरेंस रहता है। दूसरा, यहाँ पे जो बेस्ट डिलीवरी सेंटर है वो अहमदाबाद है, तो उसके चलते लॉजिस्टिक वगैरह की कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, तो उसके चलते थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो रेट है वो बेंचमार्क रेट ही होता है, और जो कॉमेक्स का रेट है उसी को बेंचमार्क मान करके और जो यहाँ पे सभी जो है ट्रेड करते हैं। तो अभी इसका फोरकास्ट क्या आप बिठा रहे हैं आपके हिसाब से? गोल्ड में अभी यहाँ पे तेजी है, मोमेंटम बढ़त का ही है। ये वर्ष के आखिर तक हमारा मानना है कि 2750 से $2800 इंटरनेशनल मार्केट में 80,000 तक भारतीय बाजारों में देखने मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर हमारा मानना है कि 2025 में $3000 और 26 में $3200 तक एक बार सोना इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। तो यहाँ पे उस लिहाज से भारतीय बाजारों में वर्ष 2026 तक एक बार 1 लाख रुपए तक की जो है कीमतें भारत में सोना छू सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही है, और अगले 2 से ढाई वर्षों में हमारा मानना है कि 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक के स्तर भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है? अभी ऐसे कोई फंडामेंटल नहीं है जिसके चलते ये लगे कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो आपकी क्या सलाह है कॉमन मैन को? लेडीज को तो निवेशकों को आपकी हम सलाह की लगातार से तरह। कहते आ निवेशकों को हम लगातार से कहते आए हैं कि यहाँ पे सोने को एसआईपी के रूप में आप बाइंग करते रहें, और जो अपना पोर्टफोलियो उसमें लगभग 15% तक का जो अलोकेशन है वो यहाँ पे सोने का और चांदी का रखना चाहिए, और एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें। अब इतना बड़ा लेवल है तो छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे कोई फंडामेंटल नहीं है जो बड़ी गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आ, लंबी अवधि में अभी यहाँ पे अगले 2 से 3 साल तक जो तेजी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। पर 10 साल तक का क्या सोचे आगे, क्योंकि अभी 80,000 से 1 लाख होना तो लास्ट का 20% हो गया है। अब 20% के लिए उसे लग रहा है कि मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड क्या है उसका आपके हिसाब नहीं, से? रिस्क रिवार्ड फेवरेबल ही है। अगर मैं बात करूं तो सन 2000 में 1:1 सोने का की है क्या? कीमत है, नहीं ज्यादा ही रहता है। लंबी अवधि में सोना पॉजिटिव रिटर्न ही देता है, और ये जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि करेंसी पिछले का 10 सालों में डिवेल्यूएशन कितना होता रहा है? है। पिछले 10 सालों में कितना रहा है, और अगले 10 सालों में क्या अनुमान है आपका? देखिए, ये हम नहीं बोल सकते कि अगले 10 सालों में क्या रहेगा, लेकिन जो ट्रेंड रहता है, क्योंकि ये सेफ हेवन असेट है और हेज अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और जो रिस्कियर असेट है, तो उस लिहाज से यहाँ पे गोल्ड जो है वो पॉजिटिव ही रिटर्न पिछले सालों में देता आया है।
और आगे भी इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में आज से 10 साल पहले अगर 2014 की हम बात करें तो कीमतें जो थी वो लगभग $1300 के आसपास थी और अभी $2700 है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें पिछले 10 सालों में 2 गुना से ज्यादा हुई है। और भारतीय बाजारों में करेंसी के डेप्रिसिएशन का भी फायदा सोने को मिला है। तो उस लिहाज से यहाँ पे भारतीय बाजारों में अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि 200% तक का रिटर्न जो है सोने ने दिया है। तो 10 साल पहले जो कीमतें लगभग 25,000 के आसपास थी वो भी 77,000 के आसपास है। तो लगभग 3 गुना भाव जो है पिछले 10 सालों में भारतीय बाजारों में सोने के हुए हैं। तो कम से कम कैपिटल पूंजी तो उसकी सेफ रहेगी। हाँ बिल्कुल सेफ है। और अगर आप दूसरे एसेट क्लास में निवेश करते हो तो यहाँ पे आपको वैसे भी आपके पोर्टफोलियो को हेज रखना जरूरी है। तो उस लिहाज से भी आप यहाँ पे जो है सोने को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अभी और कोई महत्वपूर्ण बात आप बताना चाहें? नहीं। नहीं, महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भी निवेशक है वो सोने में अपना निवेश जो है अपने पोर्टफोलियो का लगभग 10 से 15% रखे और एसआईपी मोड में निवेश करते रहें। लंबी अवधि में न सिर्फ ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और हेज रखेगा बल्कि एक रिस्पेक्टिव रिटर्न हम कह सकते हैं कि वो देता भी रहेगा पॉजिटिव लंबी अवधि में। तो सोने को निवेश के रूप में अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। यही हमारी सलाह जो है निवेशकों को रहेगी। तो अभी यहाँ क्या चॉइसेस के साथ एक कंफ्यूजन भी हो गया कि ईटीएफ लूँ कि सॉवरेन बॉन्ड लूँ कि फिजिकल गोल्ड लूँ, बी पहन भी सकती है उसको। डिपेंड करता है। अगर आपको फिजिकल की रिक्वायरमेंट है तो ही फिजिकल ले। और अगर आप लंबी अवधि के लेना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे भारत सरकार की गारंटी है, 2.5% का इंटरेस्ट है और मैच्योरिटी पे जो कैपिटल गेन है वो टैक्स फ्री है। अगर आप छोटे निवेशक है, छोटी छोटी अमाउंट में निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ है, वहां पे काफी छोटे डिनोमिनेशन में निवेश किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका निवेश का होराइजन कितना है और कितनी मात्रा में आप निवेश करना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो चुन सकते हैं। मनोज जी, पिछले कुछ सालों में जब गोल्ड नहीं बढ़ रहा था, थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उस समय देखिए ये सॉवरेन एक बॉन्ड का रेट भी हार्डकोर कम असेट हुआ। है। जब हम देखते हैं कि दुनिया भर के देशों में जब कोई तनाव कम हो जाता है या ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ का रिफ्लेक्शन अच्छा होता है तो उस समय हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए जो सेफ हेवन असेट है उनकी डिमांड कमजोर हो जाती है। तो वो एक दायरे में ट्रेड करते हैं। वो ऐसा पीरियड हर 10 सालों में 2-3 साल के लिए आता है। लेकिन अगर आपका होराइजन लंबा है तो वो आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के देगा। बस यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। और अगर आपको रिटर्न नहीं भी दे रहा है तो जब आप रिस्कियर असेट में निवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पोर्टफोलियो को हेज भी रखता है। मैं ये कहना चाहता था कि जिस पीरियड में ये नहीं बढ़ता है, तो ना, उस समय सॉवरेन बॉन्ड पे रिटर्न ज़्यादा बढ़ जाती है। 2.5% की बजाय 4% हो जाती है, 5% हो जाती है। नहीं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो भारत सरकार का जो रिटर्न है वो 2.5% फिक्स है। उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाजार में खरीदने में आपका भाव कम हो जाता है। आपको वहाँ ढाई वो परसेंट एक डिपेंड परसेंट करता है। वो डिमांड नहीं है तो वो बेच सकते हैं। पर अगर आप भारत सरकार से ले रहे हैं तो जो रेट है उसमें ही मिलेगा और 2.5% आपको ब्याज मिलेगा। और मैच्योरिटी पे जो गेन्स है वो टैक्स फ्री रहेंगे। सर, दोनों ऑप्शन है ना, आपको डिमांड इंटरेस्ट सप्लाई पेमेंट के भी कर हिसाब सकते से हैं। डिमांड डिमांड जब ज्यादा होती है तो फिजिकल गोल्ड में 1,000 1,500 रुपए की प्रीमियम हो जाती है 10 ग्राम के पीछे। अगर डिमांड नहीं होती है तो वही प्रीमियम डिस्काउंट में भी चेंज हो जाती है। तो वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा समय आता है। तो वो एक हम कह सकते हैं कि जब भी ऐसा समय आता है तो वो एक बाइंग और अक्यूमुलेशन का समय रहता है। क्योंकि गिरावट में अगर आप कोई भी निवेश करते हो लंबी अवधि के लिए तो आपको हमेशा अच्छे रिटर्न देता है। हमारे एक मित्र हैं, वो ऐसे ही समय में करते हैं और हमें बताते भी रहते हैं। हाँ नहीं, वो जो लोग लंबी अवधि के निवेशक है वो उनका यही पैटर्न होता है। तो मनोज जी, बहुत अच्छा आपने बताया, जी बहुत सर। जानकारी दी। नहीं, और अभी ये नया पीक जो रोज टच कर रहा है, लगभग खलबली मची है, मैसेज आते रहते हैं। नहीं, अभी सोने का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगले 2 से 2.5 साल तो अभी यहाँ ऐसी कोई बड़ी गिरावट का अंदेशा नहीं है। और जो ग्लोबल हालात है उसको देखते हुए लग रहा है कि आगे भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना रहेगा।
तो आपके हिसाब से सिप में सॉवरेन बॉन्ड लेना अच्छा है, एटीएफ लेना अच्छा है? सोरेन बॉन्ड, सोरेल गोल्ड बॉन्ड का अभी नए सब्सक्रिप्शन आ नहीं रहे हैं, जब आए तो वो तो लेना ही चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कर सकते हैं, अगर आपको फिजिकल की जरूरत नहीं है तो। ये आपने अच्छी सलाह दी। तो आज आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। फिर जल्दी आपके साथ और बातचीत होगी हमारी, बिल्कुल। इस आशा के साथ विदा होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।